येलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेकर। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका परिश्रम बैच में। राम मचा दे करंट जंतरी। सारे बच्चे जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और लिखेंगे मेरे दोस्त जय हिंद जय कॉमर्स। कम ऑन एवरीवन, ऐसा कोई बच्चा ना हो लाइव क्लास में जिसने अपनी हाजिरी ना लगाई हो, अपनी स्ट्रीम के प्रति अपना पैशन प्रकट ना किया हो। क्या बोलेंगे? जय हिंद जय कॉमर्स मेरे दोस्तों। काजल यादव, विनीत, मोनिका, युग, अर्जुन यादव भी यहां पर है। कम ऑन एवरीवन, टन है, बच्चों की अटेंडेंस लगनी चालू हो गई है। सनी, उत्कर्ष, नंदिनी, संजीव, राहुल, पायल, अनमोल, काजल, पीयूष, वीके, सृष्टि, शानू, जयंत, मोनिका, शिखर, लकी, आर्यन, ललिता, लव, पीयूष, युवराज, मोहम्मद उसूल, लवीश, आरोही, श्रेया, काजल, गिरीश, कुंदन, पायल, मोमोज भी है क्लास के अंदर, लॉयन भी है, प्राची भी है, शिवा भी है। आहा वाह, ये अटेंडेंस लगनी चालू हुई है। ये करंट बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स अपनी कॉमर्स को लेकर है और ये 12th क्लास के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना रहना चाहिए। ये जो क्लास है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये ठान के तुम रखो, इससे इंपॉर्टेंट कोई क्लास नहीं है। स्कूल की आखिरी क्लास होती है 12th क्लास। इस क्लास का रिजल्ट जिंदगी भर तुम्हारे सामने आता है। कभी कोई पूछता है स्कूल में क्या किया, तो सीधा 12th क्लास का रिजल्ट भेजे के अंदर आता है। हाँ भाई, हमने 12th क्लास में कुछ किया है क्या? हाँ, 12th क्लास इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के अंदर मचाना बनता ही है। और दोस्तों, हमने अपनी स्टार्ट कर रखी है इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी वाली किताब, और इस किताब का पूरा नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारत देश, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के टाइम पर इंडिया के क्या हालात थे। ईव का मतलब यहां पर टाइम है, टाइम। ईव का मतलब राज्य मेरे टाइम है। तो आजादी के समय पर जब अंग्रेज हमारे प्यारे देश भारत को छोड़कर चले गए थे, हमारे देश के क्या हालात थे, हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जब बच्चे मुझे एक बार थम्स अप का इशारा दे देंगे, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दोस्तों पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट कर देंगे तुम्हारी। ठीक है? इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसूल चलाएंगे। बच्चों को लगती है थ्योरी मुश्किल, लेकिन थ्योरी से मैं करा दूंगा प्यार। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट तो है ही तुम्हारा, ऑब्वियसली मुझे पता है, भाई के साथ बने रहोगे। ओके, रिपोर्ट है। तो दोस्तों, मैंने बताया जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो क्लैरिटी के साथ 6 चीजें हमारे देश की बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित हुई, अफेक्ट हुई। तो इस चैप्टर की पूरी समरी 6 पॉइंट्स के अंदर बसी हुई है। जिन बच्चों को अपने अंदर माइंड मैप बनाना आ जाता है ना, उनके लिए ये इकोनॉमिक्स, ये थ्योरी बहुत आसान हो जाती है। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही पढ़ो, मैं कहता हूं बिजनेस स्टडीज भी ऐसे ही पढ़ो, मैं कहता हूं अकाउंटेंसी की थ्योरी भी ऐसे ही पढ़ो, और इंग्लिश का कोई लिटरेचर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको भी ऐसे ही पढ़ो कि तुम्हारे भेजे के अंदर एक पॉइंट तो हो कि यार इस चैप्टर के अंदर मुझे कितने आइटम पढ़ने हैं। एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो इट विल मेक इजी। तो ठीक है जी, हम देखते हैं भाई साहब। इशारा ही बच्चों का आ गया। दोस्त मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अंग्रेजों ने कैसे प्रभावित किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ऑक्यूपेशनल सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड को, डेमोग्राफिक सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर को कैसे प्रभावित किया। आई होप इनमें से कुछ नाम आपको पता होंगे क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होंगे। जो नहीं पता है, जैसे जैसे हम डिस्कस करते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा। राइट? हमने पिछली क्लास के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को खल्ली बल्ली कर दिया था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का काम 35 कर दिया था। ओके रिपोर्ट है? राइट? इतनी ओके रिपोर्ट आपको होनी चाहिए, मामला ओके है यहां तक। राइट? और भाई पहले बता रहा हूं, जब भी मेरी क्लास के अंदर आओ तो आपकी अपनी स्ट्रीम के लिए रेस्पेक्ट शो करना। ये गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भूल जाओ, ओनली जय हिंद जय कॉमर्स। ठीक है जी? तो ध्रुविका जायसवाल, अंग्रेजों ने हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को लगभग बर्बाद कर दिया था। हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अंग्रेजों ने एक जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर एक जमींदार होता था, वो बहुत ज्यादा रेंट, लगान चार्ज करता था फार्मर से। इन लोगों ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ किया ही नहीं।
तो कोई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करी, यहां पर अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड नहीं करे, यहां पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करे। अंग्रेजों ने खेतों के अंदर पानी की सुविधा यानी इरिगेशन फैसिलिटीज पे फोकस नहीं किया। अंग्रेजों ने हमारे देश में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और स्टार्ट करा दिया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हमारे देश के फार्मर्स कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और फूड क्रॉप्स पे कम। फूड क्रॉप्स मतलब गेहूं, चावल, और कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिसका बिजनेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, रुई यानी कॉटन, ये कैश क्रॉप है। ये है जूट, जूट की बोरी है, हां ये कैश क्रॉप है। इन चीजों को प्रोड्यूस करने से खेत में धंधा अच्छा चलता है। तो धंधा अच्छा चलाने वाली चीजों पे अंग्रेजों ने ज्यादा फोकस कराया था। ओवरऑल हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट मतलब स्लो, जैसे बंटी का साबन स्लो, साबन या साबुन बोले तो, ठीक है। तो क्लैरिटी के साथ सारे बच्चों को यह बात पता होगी। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो आज देखते हैं हम कितना कवर अप करेंगे। आज मेरा प्लान है कि मैं आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा दूं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा दूं, डेमोग्राफिक सेक्टर पढ़ा दूं और फॉरेन ट्रेड। कुल मिला के फिर हमारे 5 हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं वो अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। तो 3 क्लास का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। दिस इज योर सेकेंड क्लास, राइट। अब स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टार्ट करूंगा भाई। आपको पता है कि मेन फोकस ऑफ द चैप्टर 6 आइटम पे है। एग्रीकल्चर डन हो गया, इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब दोस्त जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आती है ना, तो तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए फैक्ट्रीज, कंपनी, राइट। इंडस्ट्री का मतलब होता है मार्केट। अंग्रेजों ने हमारे देश की इंडस्ट्रीज को किस तरीके से अफेक्ट किया, यह जानना है आपको इस टॉपिक के अंदर। पॉइंट नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया बहुत फेमस था हाथ के बिजनेस में। हाथ के बिजनेस को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स। जो भी बिजनेस हाथ से होते हैं, हाथों से जिनका काम होता है, मशीन की जरूरत कम पड़ती है, उन बिजनेस को हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। इंडिया उन चीजों के लिए बहुत फेमस था। जैसे कि इंडिया बहुत स्पेशल स्टोन्स वो लोग आजकल अंगूठी पहनते हैं, तो किसी की अंगूठी में आपने देखा होगा सफेद रंग का मोती है, लाल रंग का मोती है, नीला है, हरा है। उनको हीरा, पन्ना, सैफायर, ना जाने किन किन नामों से बनाया जाता है। देश के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी के बनते थे। हमारे देश में ड्रेस कॉटन की हो, सिल्क की साड़ी हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती थी। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश के हाथ के चलने वाले बिजनेस यानी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बर्बाद कर दिया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि अंग्रेजों ने हमारे देश में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं होने दी, डेवलप ही नहीं होने दी। एक बड़े बड़े एग्जांपल की बात आपको बताता हूं। हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले ही कॉटन का बिजनेस सही चल रहा था, कॉटन की इंडस्ट्रीज चल रही थी, तो वो ठीक है, वो एक एग्जांपल है। जूट की इंडस्ट्री चल रही थी हमारे देश के अंदर, राइट। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं तो अंग्रेजों ने कोई खास अपनी तरफ से हमारे देश के अंदर फैक्ट्री बनने नहीं दी। जब एक देश के अंदर फैक्ट्री बनती है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है देश के लिए। फैक्ट्री के अंदर लोगों को नौकरी मिलती है, और जब नौकरी मिलती है तो घर के अंदर पैसा आता है, सामान खरीद सकते हैं, राइट। हां, फिर अंग्रेजों के राज में ही टाटा की कंपनी खुली थी जिसे बोलते हैं टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये है दोस्तों स्टील की प्लेट्स, आयरन और स्टील। टाटा ने बनाना स्टार्ट किया हमारे देश में 1907 में, एक बड़ी कंपनी खुली थी। तो कुछ एग्जांपल है कंपनीज के। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना है ढंग से, तो यहां कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पॉइंट? पहला पॉइंट जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका था, इंडस्ट्री को लेकर अंग्रेजों के दो तरफा मोटिव थे, जिन्हें बोलते हैं टू फोल्ड मोटिव्स। पहला मोटिव था, अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया से वो कॉटन, जूट जैसे रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाएं। हां, अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर लें सारे के सारे रॉ मटेरियल। तो इंडिया को वो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल। जिस देश के पास रॉ मटेरियल होता है उस देश की फैक्ट्री अच्छी चलती है, क्योंकि रॉ मटेरियल है तो फैक्ट्री के अंदर फिर प्रोडक्शन हो जाएगा। अब प्रिया की बात करूं, प्रिया समोसे तभी बना पाएगी जब उसके पास आलू होगा, मैदा होगा, मसाला होगा, तेल होगा। जब उसके पास रॉ मटेरियल होगा तभी तो समोसे बना पाएगी। तो अंग्रेजों ने इंडिया से
रॉ मटेरियल लिया, अपने देश में फैक्ट्रियां लगाई, अपने देश के लोगों को नौकरियां दी, अपने देश के लोगों की इनकम बढ़वाई, वहां सामान प्रोड्यूस कर दिया और बना दिया, वो सामान बना के इंडिया में बेच दिया, तो इंडिया को इंपोर्टर बना दिया, इंडिया बायर हो गया। इंपोर्टर का मतलब बायर, इंडिया बाय करने लगा। तो अंग्रेजों के टाइम पे आपको बताऊं, इंडिया वॉज इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड दैट वर मेड इन ब्रिटेन। ये 2 पॉइंट्स आपको भेजे में रखने हैं। तो ये अंग्रेजों के इंडस्ट्री को लेकर टू फोल्ड मोटिव थे भाई साहब, यही मेन पर्पस अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के देश में सामान बनेगा तो अंग्रेजों का भला होगा। ओके रिपोर्ट के तरीके से बात ये आपको दिमाग में घुसानी है। पिछली क्लास में मैं इसको बता चुका था, लेकिन आपको जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना है तो 2 बातें अपने दिमाग में रखनी है। एक तो अंग्रेजों ने डिके कर दिया। डिके का मतलब होता है पतन, खात्मा, डिस्ट्रक्शन। किस चीज का? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया के हाथ से चलने वाले धंधों को धीरे धीरे खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। पहला पॉइंट यह पढ़ोगे आप। दूसरा पढ़ोगे, अंग्रेजों ने हमारे देश में ग्रो नहीं होने दिया मॉडर्न इंडस्ट्रीज को। हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत लिमिट में थी, बहुत लिमिट में थी। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूं कि अभी आपने देखा हमारे देश में जूट की कुछ इंडस्ट्रीज थी, सीमेंट की कुछ इंडस्ट्रीज थी, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खुली 1907 में। इतना ही था सिर्फ, ठीक है। कॉटन की थी, ये जो सीमेंट की थी, और कुछ पेपर की इंडस्ट्री आई। पेपर और सीमेंट का मतलब समझते हो ना, सीमेंट जिससे घर बनते हैं, दीवार बनती है, और पेपर इंडस्ट्री कागज, कॉपी किताब वाली। ये इंडस्ट्रीज भी आजादी के आसपास आई 1940s के बाद। नहीं तो जूट, कॉटन और आयरन एंड स्टील, यही कंपनियां थी अंग्रेजों के टाइम में इंडिया में बड़े बड़े लेवल की। वरना अंग्रेजों ने कुछ बनने नहीं दिया, सब कुछ अपने देश में बनाते थे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अंग्रेजों ने खात्मा कैसे किया इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का। चलो जी, पहली बात दोस्तों, एक वर्ड सिखाऊंगा आपको, टैरिफ। टैरिफ को टैक्स बोल सकते हो आप। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, लेकिन यह टैक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। जब हम इंटरनेशनली कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन करेंगे, तो वहां पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे टैरिफ। तो इंडिया से कोई भी सामान हैंडीक्राफ्ट से, यानी हाथ से बनाकर इंडिया कोई भी सामान विदेशों को बेचेगा, तो अंग्रेज उस पर बहुत सारा टैरिफ लगाएंगे। मान लो जी, इंडिया के बंदे ने हाथ से एक बढ़िया सी स्वेटर बनाई 100 रुपए की, और इंडिया बेचना चाहता है ये स्वेटर चाइना को या श्रीलंका को। तो अंग्रेजों ने बोला इस पे बहुत सारा टैरिफ लगा देते हैं, मान लो 500 रुपए। तो ये स्वेटर अब 600 रुपए की बिकेगी, तो कितनी एक्सपेंसिव हो गई। और उस टाइम पर तो ये प्राइस बहुत ज्यादा था। खैर, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो अंग्रेजों ने सामान का प्राइस बढ़वा दिया टैरिफ ज्यादा करके। अच्छा जी, इससे जो इंडियन मेड गुड्स थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो सामान था, वो थोड़ा अट्रैक्टिव कम हो गया। विदेशी लोग कहने लगे यार बहुत महंगा है हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ सामान इंडिया का, चलो नहीं खरीदेंगे। अब इंडिया के अंदर भी अंग्रेजों ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया। हां, लेकिन इतने शाणे कौवे थे अंग्रेज, आज तुम करके दिखाओ, इंडिया बताएगा। आज उन अंग्रेजों की औकात नहीं है जो इंडिया के सामने बोल जाएं। अंग्रेजों ने वो सामान जो ब्रिटेन से बन के आ रहा था इंडिया में, वो सस्ते टैक्स में इंडिया के अंदर बेचना स्टार्ट कर दिया। बहुत लो टैक्स में, यह टैक्स था ही नहीं उनके सामान पर। यानी जो सामान अंग्रेजों के देश से इंडिया में आ रहा था उस पर कम टैक्स, यानी कम टैरिफ, और इंडिया में जो सामान बनाया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट से, इस पर ज्यादा टैरिफ। अब एक बात बताओ, एक स्वेटर इंडिया में बनाया गया हाथ से, यह बहुत महंगा है बिकॉज ऑफ टैरिफ। अंग्रेज कहते थे बिना टैरिफ के तुम इसको बेच नहीं सकते, टैक्स लगेगा इस पे। एक स्वेटर अंग्रेजों का फैक्ट्री से बन के आ रहा है मशीन से, उस पर कोई टैरिफ नहीं, तो अंग्रेजों का सामान सस्ता हो गया। तो अंग्रेजों ने भाई टैरिफ के अंदर किया भेदभाव, और भेदभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अंग्रेजों ने यहां पर अपनाई, भेदभाव वाली। इंडिया के सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा के उसको बहुत महंगा किया रे, है ना। बड़े दरिंदे थे भाई। मेरी यशिता बोल रही है सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या? हाँ यार क्या करे, क्लास रिकॉर्डेड है। दूसरा, इन शाने कौओं ने
रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी। रेलवे रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस कर दी। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर रेलवे स्टार्ट कर दी। रेलवे से होता क्या था भाई, मान लो अंग्रेजों ने कोई सामान मुंबई में उतारा, तो मुंबई से अगर वो मध्य प्रदेश लेकर जाना है, कश्मीर लेकर जाना है, तमिलनाडु लेकर जाना है, बंगाल, बिहार, यूपी कहीं पर भी लेकर जाना है, तो अंग्रेज अपने सामान को किसी भी राज्य के अंदर बेचने के लिए ट्रेन से लेकर चले जाते थे। लेकिन इंडिया के बंदे को, फॉर एग्जाम्पल मानो कश्मीर में ना एक शॉल बनती है, पश्मीना शॉल बोलते हैं, कश्मीर के बंदे ने पश्मीना शॉल बनाई और वो फिर दिल्ली में किसी को चाहिए, तो वो ट्रेन से नहीं जाने देते थे। तो ट्रेन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, इंडियंस उसको यूज नहीं कर पाते थे। तो कोई कश्मीर का बंदा पश्मीना शॉल दिल्ली तक, मध्य प्रदेश तक, बिहार तक या तमिलनाडु तक कैसे बेचेगा? उसको तो बहुत टाइम लगेगा या फिर वो बेच भी नहीं पाएगा। लेकिन अंग्रेजों के लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। वो अपने सामान को जल्दी जल्दी दूसरे दूसरे राज्य में अवेलेबल करा रहे थे। इस वजह से अंग्रेजों का जो सामान था वो मस्त चलता रहा, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया। अब देखो ना, दिल्ली के बंदे को सर्दियों में स्वेटर परचेज करनी है, अब जल्दी आ गई अंग्रेजों की, लेट आई हमारी हाथ की बनी हुई, तो सर्दी थोड़ी इंतजार करेगी, बंदा तो परचेज करेगा ना। तो बंदे ने परचेज करी अंग्रेजों का सामान, इंडिया का सामान यहां फुस हो गया। एक और रीजन सुनो मेरे दोस्त, तीसरे नंबर का बताता हूं, बड़ा मस्त रीजन। इसके जिम्मेदार है हम जैसे लौंडे, हम हो गए, तुम हो गए। क्यों भाई? एक बात बताओ, तुम्हारी दादी नानी अगर तुम्हें हाथ से बना के स्वेटर देती है तो तुम पहनते हो क्या? आजकल भाई पुष्कर मेरे भाई बड़ा चक्कर है। आजकल के लड़के लड़कियों को पसंद आती है मशीन से बना हुआ सामान। जीन्स पहनेंगे, स्वेटर वो पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे जो मशीन से बनी हुई है। तो जब कंपटीशन हुआ ना फैशन का, स्टाइल का, देखने में, तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट अंग्रेजों के मशीन से बने हुए सामानों का कंपटीशन नहीं कर पाया। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जीत गए क्योंकि वो ज्यादा कूल दिखते थे। आज भी जीत रहे हैं भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम सच्चाई का सामना करो। तो अंग्रेजों का जो मशीन से बना हुआ सामान था वो जीत गया। तो इंडियन गुड्स वर नॉट एबल टू कंपीट विद द मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको सबको भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब कचरा हो रहा है, भूल जाओ, ऐसा सोचो। लव सर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अंग्रेजों की वजह से इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ। 2 पॉइंट पढ़ने आपको। पहला, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। दूसरा, अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर कोई मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब लेटेस्ट इंडस्ट्री, जैसे कि आजकल चल रही है भाई, कोई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री चल रही है, कोई मशीन की इंडस्ट्री चल रही है, कोई गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, कैमरा है, ऐसी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी। कैमरे तो चलते थे लेकिन अंग्रेजों के देश में, राइट, इंडिया में नहीं होती। तो इन दोनों के पीछे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, बताओ जी अंग्रेजों ने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कैसे किया। इसके बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताओ जी अंग्रेज कैसे जिम्मेदार हैं इंडिया में स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों के बारे में बताऊंगा, कुछ कुछ फैक्ट्स जानते हुए चलेंगे दोस्त मेरे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको तो पता ही है, आपको एक बात बता दूं, ये कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये टेक्सटाइल सेक्टर है, कपड़ा है, कपड़ा कपड़ा कपड़े को बोलते हैं टेक्सटाइल, ठीक है ना। कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी अंग्रेजों के राज में, बंगाल में थी, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का कपड़ा वगैरह बनता था। कुछ हमारे देश में, ये रुई मैंने दिखाई थी आपको, जूट मैंने दिखाया था, जूट से बोरी बनती है, जूट से रस्सी भी बनती है ना। ये इंडस्ट्रीज थी कुछ इंडिया के अंदर। और एक टाटा स्टील की इंडस्ट्रीज थी, 1907 में स्टैब्लिश हुई। बिहार के अंदर एक जगह थी जमशेदपुर, आज वो जगह झारखंड के अंदर है क्योंकि बिहार डिवाइड हो गया। तो झारखंड के जमशेदपुर में 1907 में ये स्टैब्लिश हुई थी, राइट। तो इतनी बातें बताने के बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक पॉइंट, ये लो जी, पॉइंट बनेगा ये। आओ जी आओ, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ डिके, डिके का मतलब हुआ पतन, खात्मा। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर अंग्रेजों की वजह से क्यों बर्बाद हुआ, तो हमारे पास दोस्तों उसके
3 रीजन थे, तो लिखा है द ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसीज टू सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने ये पॉलिसीज अडॉप्ट करी, मतलब अपनाई, ताकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब सिस्टमैटिकली मतलब सिस्टम से, पैटर्न वाइज खत्म कर दे। तो क्या था? पहला था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेजों की सरकार ने क्या बोला? हैवी टैरिफ लगाएंगे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पे। तो हैवी टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडिया का बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा, इंडिया का माल एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपको बता देता हूं, इंडिया अपना माल बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करता था, श्रीलंका, चाइना, पर्शिया, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्टनर्स थे, इनको इंडिया सामान बेचता था। अब इन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया क्योंकि बहुत महंगा हो रहा था, और जो माल अंग्रेजों का हमारे देश में आ रहा था उस पर कोई टैरिफ नहीं। तो बोला एंड टैरिफ फ्री। टैरिफ फ्री का मतलब जीरो टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। हम लोग हाथ से बना हुआ सामान अगर विदेशों में बेचेंगे उस पर बहुत सारा टैक्स है, लेकिन हम अपना रॉ मटेरियल अंग्रेजों को बेचेंगे तो उस पर कुछ टैक्स नहीं है। तो अंग्रेज हमारा रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद लेंगे, फिर अंग्रेज जो सामान बनाएंगे वो हमारे देश में बेचेंगे, उस पर भी ना के बराबर टैरिफ। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, लिखा है मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर चीप एंड बेटर। सस्ते भी थे और बेटर भी थे, मस्त लगते थे, कूल लगते थे, स्टाइलिश इन द क्वालिटी देन द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लगते थे, देयर इज नो डाउट। आप भी समझते हो फैशनेबल चीजें आजकल आप पहन रहे हो, राइट? हां। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी, तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर इट्स लो प्राइस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अंग्रेजों का जो भी लो प्राइस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था, लगभग अंग्रेजों का सारा सामान रेलवे के द्वारा बेचा जा रहा था। सो ये पता लगा कि इंडिया का सामान एक्सपेंसिव हो गया, अंग्रेजों का सामान सस्ता हो गया। सो द डिमांड फॉर एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू फॉल। इंडिया का जो एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड फॉल हो गई, दस लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ गया, मतलब बर्बादी आ गई। तो ये था दोस्तों 3 नंबर का टॉपिक। आई होप आप लोगों के भेजे के अंदर घुस गया होगा। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी जानने से पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। पोल चलेगा, पोल चलेगा अब ऐप के अंदर। ये लो जी, पोल चला रहा हूं मेरे दोस्त, यहां पर टाइमलेस पोल है। अब क्वेश्चन रीड करूंगा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पर इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ डैश। इंडिया किस चीज का एक्सपोर्टर था आजादी के टाइम पर? यहां कुछ चीजें लिखी हुई है, आपको बताना है। ठीक है जी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन। मशीन जैसे कि बताऊं, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर एक मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है, और जो फैक्ट्री में यूज होती है बहुत सारी मशीन होती है, जो भी सामान बनाने की मशीन होती है, जिससे शर्ट बनती है, जींस बनती है ना, शैंपू बनता है, वो सब। एग्रीकल्चरल गुड्स वो होती है जो एग्रीकल्चर में काम आती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, मतलब इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए जो भी मेन फाइनल गुड्स हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट को बोलते हैं दोस्त मेरे रॉ मटेरियल। तो इंडिया से बाहर जा रहा था रॉ मटेरियल, और बाहर जाने को बोलते हैं एक्सपोर्ट होना। तो सी वाला इज द राइट आंसर। इंडिया एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। तो आपको यहां पर आंसर भी दिखना चाहिए। आयुष, श्रेयांश, नितिन, गुरपिंदर, रूजल, पार्थ, अंजू, अभिषेक, जयप्रकाश और अदिति क्राफ्टी बडीज, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, भूमि, अनु, मनीषा, दिशप्रीत, राजा, जय, नावरे, अनुज, नैनिका, राजा, शशांक, सही चल रहा है सिस्टम, ओके रिपोर्ट चल रहा है, बढ़िया है। चलो जी, अब यहां पर दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूं। स्टोरी में यह लिखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स बताए हुए हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। तो इंडस्ट्री बर्बाद करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्री बढ़ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज गिरना। तो इंडिया के अंदर ऐसा ही हो रहा था। तो चलो जी, एक स्टोरी लिखी है, आपको जानने में बड़ा मजा आएगा। और स्टोरी से पहले आपको एक बात बताऊंगा, जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना, ये टी शर्ट जिस कपड़े की बनी है उस कपड़े को बोलते हैं कॉटन, और कॉटन मेरे हाथ में ये रही।
कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं दोस्त। पहले तो ये बनती है कॉटन, कॉटन से फिर बनता है धागा, धागे से फिर बनता है कपड़ा। कपड़े को बोलते हैं टेक्सटाइल, और कपड़े से बनती है ड्रेस, जैसे कि टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, शर्ट हो गई, सूट सलवार हो गया, साड़ी भी हो गई। तो जो ड्रेस होती है उसको बोलते हैं गारमेंट, गारमेंट्स या क्लोथ्स। तो मेरे दोस्त, इंडिया की जो सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंगाल में थी, और कॉटन के अंदर एक स्पेशल वैरायटी होती है। बहुत सारे टाइप ऑफ कॉटन है। आज आप अपनी फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, भाभी के साथ, मौसी के साथ, किसी के साथ भी अगर सूट सलवार खरीदने या साड़ी खरीदने साथ में कभी गए होंगे तो दुकान वाले भैया ने बताया होगा, अरे ये जो कॉटन की जो ड्रेस है ये सैरामिक है, अरे ये जो कॉटन की ड्रेस है वो मसलिन है, ऐसे कर करके बताते हैं। तो दोस्तों, कॉटन के अंदर एक वैरायटी होती है मसलिन या मुस्लिन, वो सबसे फेमस वैरायटी होती है, वो शाही वैरायटी होती है। कहते हैं पहले के राजा महाराजा लोग मसलिन कॉटन से बनी हुई ड्रेस को पहनते थे, और उस मसलिन को मलमले खास, शाही मलमल, ना जाने कौन कौन से नामों से पुकारते थे। तो ऐसी कुछ बातें बता रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं एक चीज आपको क्लियर कर चुका हूं, अंग्रेजों ने हैंडीक्राफ्ट कैसे बर्बाद किया। मॉडर्न इंडस्ट्री पे थोड़ी देर में आऊंगा। इससे पहले तो मैं एक स्टोरी लिखी लिखाई दिखा दूं, कंटेंट तुम्हारे पास लिखा हुआ भी होना चाहिए मेरे दोस्त। तो जो बातें करी हैं वो लिखे हुए फॉर्म के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स वर द रीजन फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण अंग्रेज थे, और सबसे बड़ा कारण मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर कोई नई इंडस्ट्री आने नहीं दी। नई इंडस्ट्री को बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री। आज के टाइम में बोलूं तो मॉडर्न इंडस्ट्री बोलूंगा मैं एआई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है इंडिया में, आ रहा है भाई, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया इंडस्ट्रीज को? बाय नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टू प्रमोट मॉडर्न इंडस्ट्री। उन्होंने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री प्रमोट ही नहीं की। जो टाटा स्टील की कंपनी खुली थी वो टाटा ने खोली थी, अंग्रेजों ने नहीं खोली। जो कॉटन जूट था वो इंडियंस का था, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। एंड रिड्यूस्ड इंडिया टू ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। बस इंडिया को यह बना दिया, इंडिया से एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल, इंडिया में आएगा फिनिश्ड गुड जो अंग्रेजों में बना होगा। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में थी जो बहुत फेमस थी। अब यहां पर वर्ड यूज किया मुस्लिन, मसलिन बोल दो आप इसको। मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का कपड़ा है मसलिन, विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, जो बंगाल में पैदा होता था। बंगाल में भी एक जगह है, बताओ बंगाल की राजधानी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से। बंगाल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? ढाका। तो ढाका में था वो कपड़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिन। तो ढाका का मुस्लिन था, उसको डक्कई मुस्लिन बोलते थे। हां, तो बंगाल में था। पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात करें तो अराउंड ढाका के आसपास था वो। इसको आजकल कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं, अब इंडिया का हिस्सा नहीं है ये, है ना। तो दक्कई मसलिन बोल देते थे इसको। ये बहुत पॉपुलर हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दक्कई मसलिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम, पूरी दुनिया में फेम मिला उसको, पॉपुलैरिटी मिली एज एन एक्सक्विसिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कहता रहा कॉटन टेक्सटाइल का एक एक्सक्विसिट, एक्सक्विसिट का मतलब हो गया स्पेशल। आप स्पेशल भी लिख सकते हो, स्पेशल टाइप ऑफ कॉटन था, तो इसको बोल सकते हो इट वॉज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन। और दोस्त, मसलिन को भी बहुत फाइनेस्ट तरीके से बनाया जाता था। तो जो फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन होती थी, मसलिन के अंदर भी टाइप्स होती थी, और तो उसको बोलते थे मलमल। है, कॉटन के बहुत सारे टाइप है। कॉटन का एक मेन टाइप है जिसे बोलते हैं मसलिन। मसलिन के अंदर बहुत सारे टाइप है, उसमें जो सबसे फेमस है उसे बोलते हैं मलमल। क्या बोलते हैं? मलमल। फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी ट्रैवलर्स होते थे, वो भी इसको यूज करते थे और बोलते थे मलमल शाही या मलमल खास। इसका मतलब होता है मीनिंग दैट इट वॉज वॉर्न बाय द रॉयलिटी। रॉयल लोग इसको पहनते थे। इट वॉज फिट फॉर रॉयल पीपल, राजा महाराजा जैसे लोग इसको पहनते थे, पसंद करते थे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। कहते हैं अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब समझाता हूं। सन 1801 से 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। 19वीं सदी सन 1801 से स्टार्ट हो जाती है। अभी कौन सी सदी चल रही है? 2025 सन चल रहा है, तो ये 21वीं सदी चल रही है, राइट। हाँ,
तो 19वीं सदी 1801 से, और 1901 से 20वीं सदी, फिर 2001 से 21वीं सदी, फिर 2101 आएगा 22वीं सदी, ऐसे चलती है ये। तो भाई एक सदी में, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। तो स्टार्टिंग के 50 वर्षों को बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और अगले 50 वर्षों को बोलते हैं सेकेंड हाफ। तो यहां लिखा है अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ 90th सेंचुरी। इसका मतलब होता है 1850 से लेकर सन 1900, ये सेकेंड हाफ ऑफ 90th सेंचुरी है, इस टाइम की बात कर रहे हैं। द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड स्लो ग्रोथ। मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत लेस ग्रोथ थी, बहुत स्लो ग्रोथ थी। दिस डेवलपमेंट वॉज लिमिटेड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। कहते हैं इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट सिर्फ दो ही एरिया में हुई, एक कॉटन थी, एक जूट थी। आई रिपीट, सन 1850 से लेकर सन 1900 तक कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज ही थी इंडिया में, बस। फिर कहीं जाके 20वीं सदी में 1907 में टाटा स्टील बना, टिस्को बोलते थे जिसको। फिर 1940 के बाद छोटी मोटी पेपर की और सीमेंट की इंडस्ट्री इंडिया में आई, राइट। तो ये लिखा है स्टेप बाय स्टेप। आफ्टरवर्ड मतलब इसके बाद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन कमिंग अप एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। बेसिकली 1907 में आई, नीचे लिखा भी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट की, इसी संदर्भ की, इसी टॉपिक की बात करें, तो टॉपिक में देखो, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर होना, खुलना। कंपनी स्टैब्लिश हुई इन द अगस्त 1907। अगस्त भी ध्यान रख लेना भाई। तो इट इस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्लांट। प्लांट का मतलब हुआ फैक्ट्री। टिस्को ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई इन द जमशेदपुर, बिहार। आज के टाइम में ये झारखंड में है। जमशेदपुर तब बिहार में होता था, आज के टाइम में झारखंड में है। बट दीज इंडस्ट्रीज वर द रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने लगाई, सरकार ने नहीं। सरकार किसकी थी उस टाइम? अंग्रेजों की सरकार थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ठुल्लू किया। द गवर्नमेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी लिमिटेड। अंग्रेजों का जो रोल था बहुत कम था। अंग्रेजों ने क्या किया बताऊं? देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया? ब्रिटिशर्स रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू, बस इन्होंने कुछ ही चीजें खोली। कहां तक लिमिटेड था? इन्होंने कुछ वो बनाए, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देनी शुरू करी। किसके लिए? खुद के लिए, देश की जनता के लिए नहीं। इनके खुद के ऑफिस थे, खुद के ऑफिसों में बिजली लगवा ली, खुद के घरों में बिजली चल रही थी। इन्होंने स्टार्ट करे दोस्तों चिट्ठी भेजना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इन्होंने रेलवे जैसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देश के अंदर बनवाया। किसके लिए? खुद के लिए बनवाया। तो इन्होंने छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज खोली थी वो खुद के लिए खोली थी, हमारे देश के लोगों के लिए नहीं खोली। वैसे सरकार जो करती है वो देश के लोगों के लिए करती है, लेकिन इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने बल्कि बर्बाद कर दिया। आपको एक बात बताता हूं, एक देश के अंदर दो तरीके की इंडस्ट्री होती है। एक होती है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर दुकान से खरीदता है। क्या खरीदते हो तुम दुकान से? भाई मैं चीनी खरीदता हूं। चीनी कैसे बनती है? चीनी फैक्ट्री में बनती है, गन्ने का यूज करते हैं, मशीन से चीनी बनाई जाती है। अच्छा जी, मैं कंज्यूमर ड्रेस परचेज करता है, कपड़े, तो कपड़े हैं कंज्यूमर गुड्स, लेकिन ड्रेस भी बनती है आजकल फैक्ट्री में मशीन से। दोस्तों ये मशीन कहां बनती है? मशीन भी तो बननी चाहिए। मशीन इंडिया में बनती ही नहीं थी। मशीन को बोलते हैं कैपिटल गुड। तो बोलते हैं इंडिया में छोटी मोटी चीजें थी, कंज्यूमर गुड्स की छोटी मोटी इंडस्ट्री इंडिया में खुलने लगी, वो भी 20वीं सदी के अंदर, राइट। लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की इंडिया में कमी रही। इंडिया में मशीनें नहीं थी। जिस देश में मशीन होती है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, उसके अंदर ज्यादा तरक्की होती है, उस देश के लोगों को ज्यादा नौकरी मिलती है। तो बोलते थे इंडिया की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज
वर नॉट सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लोपसाइडेड हो गई। लोपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा। सिर्फ इंडिया में कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी, छोटी मोटी। कैपिटल गुड्स तो थी ही नहीं, दो चार थी। कौन सी? कॉटन, जूट और टिस्को, बस। और क्या था इंडिया में? आज के टाइम में हजारों इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री मिल रही थी। अब चाय पत्ती, बिस्किट ये बनाने की मिल रही थी। मशीन बनाने की इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। मशीन बनाने की इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तुम इस बात को पचा नहीं पाओगे, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मैं जो शुरू कर रहा था मेरे दोस्त, हमने शुरू किया था अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बर्बाद किया? तो हमने पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। फिर हमें पढ़ना था मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया में आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? उसके रीजन देखो, किस तरीके से नहीं आने दिया। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द रीजन ऑफ द स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो आप 3 रीजन लिखोगे। पहला रीजन है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सरकार के जो एंटरप्राइज थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट की कंपनीज, और गवर्नमेंट चल रही थी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर छोटे मोटे काम किए, जैसे कि ओनली फ्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सच एज रेलवे, बिजली, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। यही अंग्रेजों ने किया टू इंक्रीज द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यह भी इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों का जो सामान है वो इंडिया में ज्यादा बिके, अंग्रेजों के सामान का मार्केट साइज बढ़ जाए। अंग्रेज इन सब के थ्रू अपना सामान बेचना चाह रहे थे। रेलवे के थ्रू अपना सामान कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाओ, है ना। बिजली के थ्रू अपने सामान, अपने ऑफिसेस को चालू रखो, ऑफिस में बिजली रहेगी, ऐशो आराम। पोस्ट एंड टेलीग्राफ से चिट्ठी वगैरह भेजते रहो, संदेश भेजते रहो, राइट। इसलिए दूसरा मैंने बोला लोपसाइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लोपसाइडेड था। लोपसाइडेड मतलब एक तरफा, ओनली कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो लिखा है द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लोपसाइडेड इन द सेंस दैट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वॉज नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बस इतनी लाइन लिखनी है, खत्म। कैपिटल गुड इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लास्ट पॉइंट है भाई, थर्ड वाला, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडिया में नहीं थी। देखो, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब मशीन, और बेसिक और हैवी इंडस्ट्री का मतलब ऐसी चीजें जैसे कि फर्नीचर बनाने की चीजें हो गई है, आयरन, स्टील जैसी चीजें हो गई हैं। तो आयरन और स्टील की एक ही कंपनी थी, तो उसकी कमी थी, और भी होनी चाहिए थी। नो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। कोई प्रायोरिटी नहीं दी अंग्रेजों ने। ओनली टिस्को वॉज द हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया। सिर्फ टिस्को थी। टिस्को को आज के टाइम में टाटा स्टील बोलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया, कातिया नोट करके रख लेना ये बात। लवन्या अभी तक हाजिरी लगा रही है क्या? जय हिंद, जय कॉमर्स। लगता है अभी आई है। आदर्श भाई लेट आ रहे हो क्या? क्या कह रहा है? वो चहल ने विकेट लिया था रहाणे के, अगर वो रिव्यू ले लेता तो बच जाता, ऑफ साइड था बे। मनीष चौहान, पैसे देके तुम पढ़ने आए हो या पैसे देके चैट करने आए हो मेरे भाई? अर्पित भाई एक बात बताओ, खानमोए मोदक बोल रहा है टिस्को क्या था, कैपिटल या मॉडर्न? देखो जी, टिस्को एक हैवी इंडस्ट्री है, स्टील बनाती है। टिस्को मशीन नहीं बनाती। मशीन बनाने की इंडस्ट्री को बोलेंगे कैपिटल गुड इंडस्ट्री। जहां मशीन बनती है वो कैपिटल है, राइट। तो टिस्को हैवी इंडस्ट्री थी। बेसिक और हैवी एक ही बात है जो जरूरी है। ठीक है जी दोस्तों, मैंने बताया इस चैप्टर का मेन फोकस इन 6 चीजों पे है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछली क्लास में हो गया। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म। अब मौका है कुछ पोल के क्वेश्चन का। कुछ पोल के क्वेश्चन आपसे पूछ लूं भाई? चलो जी भैया, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं। बताओ मेरे दोस्त, व्हेन वर द रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में रेलवे कब आया? कौन सा ईयर था? पोल चला देते हैं। यहां पर बच्चों के डाउट भी नहीं लेता हूं कुछ। लोप साइडेड का मतलब आशीष एक तरफा। देखो, जिस देश के अंदर कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री होती है ना, उस देश के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी हो तो वो देश मस्त चलता है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। अब यार हमारे देश में घड़ी बिक रही है, ये कंज्यूमर गुड्स है। अब घड़ी बनाने की मशीन कहां है? वो अंग्रेजों के देश में है।
तो जहां मशीन होगी वही बढ़िया है। तो इंडिया में घड़ी बनाने की मशीन भी होनी चाहिए। मशीन को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स भी तो किसी इंडस्ट्री में बनती होगी। ठीक है। सर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं और आंसर कैसे आते हैं, कितने वर्ड में किस स्टाइल में आंसर लिखना होता है, इसके लिए थर्ड क्लास है। तीसरी क्लास में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है। हर्ष भाई आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया वाला। ठीक है। दृष्टि बता दिया। शिव मेरे भाई, इसको किसकी कंपनी थी? टाटा की कंपनी थी भाई। हाँ सारांश, हर एक इंडस्ट्री प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को। रजनीश कुमार भाई आप पॉइंट बताओ। सर क्या बस इको की एक ही क्लास हुआ करेगी पूरे वीक में? सिलेबस है। अच्छा हिमानी, एक ही क्लास नहीं हो करेगी, 2 क्लास होगी। वो पिछले हफ्ते 1 वीक का स्पेशल शेड्यूल था। आज आपकी 1 क्लास हो गई, कल भी आपकी क्लास है। कल की क्लास में ये चैप्टर खल्ली बल्ली कर देंगे। क्या करते हैं, कैसे, मेरे को इशारे करने नहीं आते इतने खास। ठीक है। आशीष चंगलानी ने पूछा सर ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है दोस्त शाम, शाम को, इवनिंग। लेकिन इस चैप्टर में ईव का मतलब है टाइम। टाइम इस चैप्टर में अलग मतलब है। एक शब्द के बहुत अलग अलग मतलब होते हैं ना। टेलीग्राफ का मतलब भाई वो एक तरीके से फोन वाला सिस्टम मान लो, टेलीग्राफ। आजकल टेलीग्राम चल रहा है। ठीक है। संदेश भेजने के काम आता था। देखो जी, टेलीग्राफ का मतलब पहले तो होता था चिट्ठी, एक छोटी चिट्ठी जिसको हिंदी में तार बोलते हैं। टेलीग्राफ आपको मजा दिखाऊं क्या? एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेलीग्राफ देखो, ऐसे करा करो। अगर तुम किसी वर्ड के अंदर फंस गए ना तो गूगली कर लो। क्या कर लो? गूगली। मैं यहां पर लिखूंगा आपके लिए, अरे TELEGRAPH, टेलीग्राफ। तुम्हें आज सिखा रहा हूं, जिंदगी भर ध्यान रखना। किसी भी वर्ड में फंसो तो ऐसे, फिर ये इमेज पे आ जाओ। ये रहा जी टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ की मशीन है। ये तार लगा हुआ है इसके अंदर। फिर टेलीग्राफ के बाद आ गया टाइपराइटर। मतलब खटखटाखट खटखटाखट टेलीग्राफ से कुछ टाइप करके संदेश भेजते थे भाई। इतना मान के चलो तुम, टेलीग्राफ ऐसा होता था। अच्छा अब लो जी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लो जी, इमेज पे इमेज चल रही है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ऐसी होती है, देखो मशीन बन रही है। मशीन है यहां पर कुछ छोले भटूरे नहीं बनाए जा रहे, मशीन बनाई जा रही है। राइट, मशीन बन रही है मेरे दोस्त। हर एक जगह तुम्हें मशीन ही दिखेगी। राइट, कैपिटल गुड्स का मतलब ये हुआ बेसिकली। देखो कैपिटल गुड्स ये हो गए बेसिकली मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सबको बनाना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा सर एक बार उसका मीनिंग और सर्च कर दो। लोप साइडेड, लोप साइडेड का मतलब देख लो भैया। लोप साइडेड मीनिंग इन हिंदी, लोप साइडेड मीनिंग इन हिंदी। लो जी यहां कर लो। लोप साइडेड का सही मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड। ये लिखो जी, वन साइडेड। राइट, ऐसे ऐसे करके तुम अपना दिमाग चला सकते हो। भव्य बैंक बोल रहा है सर मशीन को बनाने वाली भी एक मशीन होती है क्या? देखो फाइनली मशीन को बनाने वाला इंसान होता है, उसके बाद मशीन को बनाने वाली मशीन हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मशीन को बनाने वाला इंसान ही होता है। राइट, चलो जी। अच्छा जी, तो ये रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में। सी वाला इज द राइट आंसर। अच्छा अब एक बात देखना, हम गूगल करके चलेंगे ना। देखो देखो गूगल दिखाता हूं। अब तुम्हें यही तो बात ध्यान रखनी है, यही तो टीचर होते हैं जो तुम्हें यह बात समझाते हैं। लो जी, मैं लिखता हूं यहां पर, अरे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। जब तुम लिखोगे इंडिया में रेलवे कब बनी, तो भाई साहब इस बात को जरा ध्यान रखना, ये चैट जीपीटी का आंसर है। कहां गया? हाँ ये रहा, अप्रैल 16 1853। और ये गलत आंसर है, आपके हिसाब से ये गलत आंसर है। इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई 1850 में। आप अपनी किताब का याद रखोगे, शिखा सिंह ने बिल्कुल सही बोला। आप गूगल पे इतना ब्लाइंडली रिलाय मत कर लेना, आपको 1850 लिखना है।
क्योंकि रेलवे स्टार्ट 1850 में हुई, राइट? इस हिसाब से चलना है। हाँ, जब तुम कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना, यूपीएससी की, एसएससी की, तो वहां 1853 नहीं लिखना है, लेकिन अभी आंसर लेने के लिए यहां से चंचल, अच्छा वेलकम। ठीक है, आपको 1850 ही लिखना है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। आई रिपीट, 1850 इज द राइट आंसर। चलो जी भैया, देखते हैं किस किस धुआंधार बच्चे ने जल्दी आंसर दिया। सम्राट, उत्कर्ष, अनुज, भक्ति, कॉमर्स, दिव्या, श्रेयांश, आयुष, गुरपिंदर और आरुष पांडे। चलो मेरे दोस्त, बहुत हुआ गूगल पुगल, अब आ जाओ अपने काम पे। एक और क्वेश्चन। द फाइनेस्ट या फाइनेस्ट लिख दूं क्या? फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन इज कॉल्ड व्हाट? मसलिन की एक जबरदस्त क्वालिटी, मसलिन मतलब मैं बोलूं कॉटन, कॉटन के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है ना? तो एक बेस्ट वैरायटी मसलिन है। मम्मी से पूछ के देना, मम्मी मसलिन का सूट खरीदा है क्या आपने कभी? मम्मी बताएगी मसलिन क्या होता है, राइट? हाँ, तो मसलिन के अंदर भी एक मस्त चीज थी, उसके बारे में बता दो भाई। तो दोस्त मेरे, मस्त चीज मलमल भी बोल दो, मलमल शाही, मलमल खास, तीनों नाम है, तो डी वाला इज द राइट आंसर। हाँ, जरा ढंग से बात सुना करो। सम्राट, सक्षम, शरीक, नैतिक, हिमांशु, कमिंग टॉपर्स, आयुष शर्मा, दिव्यराज, रोशन और विनायक बंसल, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। लो जी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, इसका आंसर तो सारे ठीक देंगे मुझे लगता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसको आज के टाइम में सिर्फ टाटा स्टील बोलते हैं, ये कब स्टार्ट हुई? इनकॉर्पोरेट का मतलब कब स्टार्ट हुई? तो ये कुछ ईयर्स लिखे हैं भाई, गलत मत कर देना कोई भी बच्चा, क्योंकि बहुत देर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ थारे लिए थारे लिए थारे लिए। जैशीन, ओके, अच्छा राधिका, कम ऑन एवरीवन। दो घुट मैं भी ये पी लूं तो पानी, देख फिर होता है क्या। काफी मस्त टाइम दे दिया कातिया। 1907 इज द राइट आंसर। पता ही है, झारखंड के जमशेदपुर में है। 1807 वालों, कहां जाओगे तुम? हिमांशु शेखर, कौमियन विशाल, कुमार, उज्जवल, भक्ति, कुलवीश, नैतिक, अजितेश, वाई के तनुश्री। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो मेरे दोस्त, हालांकि अभी तक हमने ये 2 पॉइंट किए हैं, इस चैप्टर में आपको 6 सेक्टर करने हैं। कुछ और कराने से पहले आपको एक मजे की बात बताता हूं। देखो, जब एक देश किसी भी फेज से गुजर रहा हो, तो उस फेज के बारे में, देश की उस कंडीशन के बारे में आप तब जान पाते हो जब किसी ने उसको लिखा हो। भाई साहब एक बात बताओ, इंडिया का सबसे पहला राजा कौन था? कोई बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा एक बात बताओ, पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितने लोग मारे गए? ये कैसे पता चला तुम्हें? ये किसी ने तो लिखा होगा। जो लोग लिखते थे उनकी बात कर रहा हूं अब मैं। दोस्तों, 5 ऐसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पाए गए, नोटेबल इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम नोट किया जा सके, जिन्होंने यह ट्राई किया कि हम इंडिया के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा कि इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। उन्होंने बताया कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी 1850 से लेकर 1900 के बीच में, इंडिया का जो टोटल आउटपुट था वो 2% से भी कम की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। यानी द नेशनल आउटपुट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग एट लेस देन 2%, और जो पर कैपिटा आउटपुट है वो अराउंड 0.5% से बढ़ रहा था। 5 बंदों ने बताया। पहले बंदे का नाम VKRV राव, फिंडले शिरास, विलियम डिग्बी, RC देसाई, इनके नाम पढ़ते हैं, और दादा भाई नौरोजी। आ जाओ आ जाओ। हाँ, 5 बंदे थे। तो ये नोट करने वाली बात है। यू गाइज मस्ट नो दैट द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द नोटेबल इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो हु वर इंगेज्ड मतलब बिजी, ये बिजी थे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम।
देश की नेशनल इनकम यानी देश की अर्निंग कितनी हो रही है, और हर एक बंदा एवरेज बेसिस पे कितना कमा रहा है। 5 बंदों ने, दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, वीके आरवी राव और आरसी देसाई, ये 5 बंदे थे। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये इन सब में से सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बंदा ये था, मोस्ट ट्रस्टेबल। इन्होंने बोला, अच्छा ये पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, कैपिटा का मतलब पर्सन होता है, ठीक है। आओ जी आओ। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि वीकेआरवी राव के भाई, वीकेआरवी राव के बारे में आपको जानना है। तो आउट ऑफ दीज वीकेआरवी राव एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब यहां पर कैलकुलेशन है, जो भी उन्होंने कैलकुलेट किया, आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, इसको मेन माना गया, वीर के आरवी राव के डेटा को मेन माना गया। मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज रिवील्ड दैट इंडियन इकोनॉमी ग्रीव, ग्रीव मतलब ग्रोथ, एट इवन लेस देन 2% पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी लेस देन 2% पर एनम से। इंडिया का जीडीपी, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट वॉज ग्रोइंग एट लेस देन 2%। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, लेस देन 2% है बस। किस टाइम में? इस टाइम में। अच्छा अच्छा, हां, इसे बोलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ 20वीं सदी लग गई थी सन 1901 के बाद, तो इस टाइम के अंदर, और 0.5% ग्रोथ थी पर कैपिटा आउटपुट की, या पर कैपिटा इनकम की, या पर कैपिटा जीडीपी की, सबके बारे में। और 0.5 ऐसे लिखते हैं, अराउंड 0.5%, ये वर्ड भी था भाई, ध्यान रखना। अच्छा जी, ये तो सर फालतू में डेटा याद करा रहे हो। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको भाई। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है भाई, ऐसे करके आपको आंसर भी देना है। ये लो जी, बोलता है नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उन नोटेबल इकोनॉमिस्ट में से मेन कौन था? हुज एस्टिमेट अबाउट इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। किस नोटेबल इकोनॉमिस्ट के डेटा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया? 5 में से बताओ। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। कम ऑन एवरीवन, बताएंगे सारे बच्चे। मैसेज कर रहा हूं भाई। काफी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। अरे ये क्या आ गया? अब आ गया होगा पोल भाई। वीकेआरवी राव इज द राइट आंसर, सी वाले के साथ जाएंगे। अच्छा खासा टाइम। अच्छा, ये पोल नहीं आया, किसी बच्चे के पास पोल नहीं आया। इस पोल के अंदर गड़बड़ी हो गई थी, पीछे कुछ दिक्कत आई थी, राइट। और वीकेआरवी राव की अगर तुम फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो आपको बता भी देते हैं भाई। विजेंद्र कस्तूरी रंगा वृद्ध राजा राव, ये फुल फॉर्म थी, लेकिन फुल फॉर्म का तुम कुछ करना मत, तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, अगली बार कर लेंगे पोल। ये वाला पोल तुम्हारे पास नहीं आया होगा। नो पोल, नो पोल, नो पोल। आई नो दैट देयर इज नो पोल।
राइट। चलो जी दोस्तों, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन इसी चीज से आपके लिए पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज डिस्क्लोज्ड दैट इंडियाज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल, इंडिया का जो टोटल रियल आउटपुट था वो किस परसेंटेज से बढ़ रहा था, यह बताना है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी इसी टाइम में सन 1900 से सन 2000, मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ 1900 से लेकर 1950, ये पहला हाफ है 20th सेंचुरी का, तो कितनी परसेंटेज से बढ़ रहा था। कम ऑन गाइस, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब अराउंड 0.5% से पर कैपिटा आउटपुट बढ़ रहा था पर पर्सन, और जब लिखा हो लेस देन, तो लेस देन 2% से टोटल आउटपुट बढ़ रहा था। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, देश का नेशनल आउटपुट, राइट। तो हम यहां पर सी वाला आंसर करेंगे। अब चल गया होगा पोल, या अभी भी नहीं चला, देखूं जरा, चल गया चल गया चल गया। तो भैया वो जो मेरे आंसर के साथ टिक कर रहे थे ना, जरा ध्यान से रखना। सम्राट, सक्षम, कौमियन विशाल, संस्कृति, अनुज, तेजस, तोमर, ये धाकड़ लेवल के आंसर दे रहे हैं भाई। लो जी, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं दोबारा सेम तरीके का। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा आउटपुट या पर कैपिटा जीडीपी इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के उन्हीं वर्षों के अंदर पर कैपिटा जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या थी, ये बतानी है। पोल मैंने चालू कर दिया, अब तो बहुत आसान है, अब आ गया होगा पोल तुम्हारे पास। श्रद्धा कह रही है भाई पोल कहां से देखें, एक मिनट रुको जरा। देखो जी मेरे दोस्तों, पहले आपको एक बात क्लियर करता हूं। जिन बच्चों ने प्रो परिश्रम बैच लिया है उनको पता ही है कि प्रो वाले जो आइकन है पीडब्ल्यू के ऐप के अंदर, वहां क्लास नहीं होती, क्लास होती है नॉर्मल बैच के अंदर, नोट्स भी नॉर्मल बैच में होते हैं, राइट। काफी बच्चों को डाउट था तो यहां पर क्लियर कर देता हूं। और मेरे दोस्त, जो बच्चा बोल रहा है पोल कहां मिलेगा, मैं बिल्कुल यहीं की यहीं अपने फोन के अंदर यह बैच चालू कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि पोल कहां मिलेगा। परिश्रम पे आ गए हैं। अबे मेरे पास तो लिखा है बाय नाउ। अभी बाय कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में दिखाऊंगा। कमाल ही कर दिया यार। बैच नहीं आया अभी तक मेरे पास, ओ शिट हो गई। कोई नहीं, अगली क्लास में दिखा दूंगा पोल कहां आता है भाई। अच्छा अनव, पोल में इशू है, मान सकता हूं कोई इशू होगा, कोई बात नहीं, उसको ठीक करा देंगे। तो पर कैपिटा आउटपुट की बात है तो इट वाज अराउंड 0.5%, बी वाले के साथ जाएंगे। अब बच्चे ठीक हो रहे हैं। सम्राट, प्रशांत, विशाल, प्रतीक, अनुज, सुमन, दिव्या, शिवम, आगम सिंह और अभिनव, दीज आर द टॉपर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए। अपार्ट फ्रॉम द कॉटन, यानी सिर्फ मैं कॉटन को छोड़ दूं तो विच अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सॉ इट्स एडवांसमेंट इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आजादी के टाइम पर कॉटन के अलावा कौन सी कपड़ों की इंडस्ट्री थी भाई, कौन सी कपड़ों की इंडस्ट्री थी आजादी के अलावा, कम ऑन। मजहर हो जाएगी, कम्युनिटी ऑन अभी हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो पेपर, शुगर, टी, पेपर और शुगर तो 1940s के बाद आई, ठीक है। टी एज अ रॉ मटेरियल यूज होता था, ये इंडस्ट्री थी जूट वाली। हाँ यहां ठीक है बच्चे। प्रशांत, सम्राट, वत्सल, कुलविश, आयुष, अयान, विशाल, संस्कृति, दिव्या, उत्कर्ष सिंह, ये टॉपर है यहां पर। अब बताता हूं भाई, दोबारा समझना दोस्त। अभी तक हम 2 कर चुके हैं,
ये 2 कर चुके हैं, बचे कितने हैं? 4। ये चारों बहुत छोटे हैं। जो बड़े बड़े सेक्टर थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैं बोलता हूं कि आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आधे से ज्यादा ही कंप्लीट हो गया है, राइट। अब आपको यह बताना चाहता हूं मैं कि तीसरे सेक्टर का टाइम आ गया है जो हम सीखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों मानो एक देश के अंदर 100 बंदे हैं, 100 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। एक देश की वर्कफोर्स 100 है, तो वो काम कहां कहां कर रहे होंगे? हो सकता है वो खेती बाड़ी में काम करें, फैक्ट्री में काम करें, कोई सर्विस प्रोवाइड करे, कुछ भी काम कर सकते हैं। जो लोग हैं काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो देश के जितने भी काम करने के सेक्टर्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों पार्ट 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो सेक्टर होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को करा जाए। बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्स का सेक्टर होता है। अगर हम नेचुरल रिसोर्स में काम कर रहे हैं, जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है, हमने फैक्ट्री में नहीं बनाई, हमें प्रकृति से मिली है। हमारे पास कोयला है या समुद्र से मछली निकालना है या जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्स। अब दूसरी इंडस्ट्री होती है ये, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज वगैरह आती है, इंडस्ट्रीज वगैरह आती है, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, भट्टी हो, कुछ भी हो। और दोस्तों तीसरा सेक्टर होता है एक देश के अंदर जिसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी बोल दो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बोल दो। अब सुनो है क्या ये, एक देश में जो भी रोजगार के सेक्टर है तो आपको 3 जगह काम मिल सकता है। यहां पर नेचुरल रिसोर्स पे काम करोगे, एग्रीकल्चर बेसिकली, यहां पर तुम फैक्ट्री में काम करोगे, सेकेंडरी सेक्टर है, और यहां सर्विस प्रोवाइड करोगे। मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं ना, टीचिंग एक सर्विस है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विस हैं। सर्विस को तुम छू नहीं सकते, फील कर सकते हो, राइट। तो 3 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, राइट। अब आपको यह देखना है कि देश के लोग इन सेक्टर्स में कितना कितना काम कर रहे हैं। मान लो मैं बोलता हूं एक कंट्री के अंदर 100 लोग हैं टोटल मिला के, ठीक है, और भाई मान लो 40 काम कर रहे हैं इसमें, 15 काम कर रहे हैं इसमें, और बचे हुए 35 काम कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे देश पता करता है या नहीं पता करता है? देश पता करता है कि देश की टोटल वर्कफोर्स का कितना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कितना सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, और कितना टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। नाम से सुनो, ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा, उसका स्ट्रक्चर। एक देश में काम धंधों का स्ट्रक्चर क्या है? तुमसे पूछो तुम्हारी फैमिली में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो तुम बताओगे भैया पापा काम करते हैं इंडस्ट्री में, मम्मी काम करती है सर्विस में, कुछ भी बोल सकते हो, बहन काम करती है एग्रीकल्चर में, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी हो रहा होगा वही बोल सकते हो, राइट। तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, लेकिन आपको ये एग्जांपल लेना नहीं है। आपको क्या सुनना है, अब आप मेरी बात समझो। आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेजों के जमाने की बात करता हूं भाई। अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए थे, तो हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 72.7% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था। आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना, आपको जब लिखना हो तो इसको आप 70 से 75% लिख देना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.1% हिस्सा काम कर रहा था, और सर्विस सेक्टर में 17.2% हिस्सा काम कर रहा था। तो यह बहुत ही अनबैलेंस्ड था। बहुत ज्यादा लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे। इससे यह पता लगता था भाई एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड है, एग्रीकल्चर में भीड़ बहुत है, पहली बात। दूसरी बात, एक देश के लिए अच्छा पता है क्या माना जाता है? जिस देश के अंदर यह वाला सेक्टर सबसे आगे होता है ना, वो देश सबसे आगे होता है। अमेरिका में देख लो, यह सेक्टर सबसे आगे है। अब अंग्रेजों ने क्या किया भाई, हमारे देश में फैक्ट्री नहीं लगने दी,
तो हमारे देश में फैक्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहां पर इंडस्ट्रीज के पीछे होने का रीजन यही था कि देश में इंडस्ट्रीज नहीं है, सर्विस सेक्टर में भी कम लोग काम कर रहे थे। तो यह माना जाता है इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बकवास था, अनबैलेंस था। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आप बताना। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इनटू दीज इकोनॉमिक सेक्टर्स। हाँ, किस तरीके से एक देश की वर्कफोर्स डिवाइडेड है, ये आजादी का डेटा है, आपको अभी दोबारा पढ़ाऊंगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में फिर बता रहा हूं 72.7% लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी में 10.1 और टर्शरी में 17.2। आप इसको 10-11%, इसको 15 से 18%, इसको 70 से 75% करके भी याद कर लोगे तो टीचर माइंड नहीं करेगा, टेंशन वाली बात नहीं होती, परेशानी वाली बात नहीं होती। ओके रिपोर्ट है मामला, बोलो राजे मामला ओके रिपोर्ट है क्या? क्लास अभी 10 मिनट और चलेगी, ठीक है। अब का परसेंटेज अमन कुमार आखिरी वाले चैप्टर में करना है। एक चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर लेटेस्ट बातें करनी है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आजादी वाली बात करनी है। ओके रिपोर्ट है क्या राज्य? अब तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूं दोस्तों। पहले है ना, जैसे आज इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, राज्य है ना, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। पहले के जमाने में ना, अंग्रेजों के टाइम पे राज्य नहीं होते थे, रियासतें होती थी, रियासतें। हाँ, उसको बोलते थे प्रेसिडेंसी। तो जब मैं बोलूं मद्रास प्रेसिडेंसी, तो पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर पूरा साउथ इंडिया आता था। जब मैं बोलूं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे। ऐसे ऐसे वर्ड थे। जब मैं बोलता था पंजाब, तो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा, हरियाणा और पंजाब, ये सब आ जाता था। तो ऐसा ऐसा था पहले, सिस्टम कुछ अलग सा था। तो इंडिया में यह देखा जाता था दोस्त कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास यानी साउथ इंडिया, यहां पर हम देखते हैं एग्रीकल्चर का काम बहुत कम है, लो एग्रीकल्चर। यहां पर थोड़ा इंडस्ट्री में काम हो रहा था। क्या बोला मैं? एग्रीकल्चर का काम बहुत कम है, थोड़ा इंडस्ट्री में काम हो रहा था। लेकिन जब मैं बात करूं आपसे पंजाब की, राजस्थान की, पंजाब हरियाणा एक ही था, राजस्थान की और उड़ीसा चले जाओ, तो इन इलाकों में हाई एग्रीकल्चर था। तो यहां पर वेरिएशन देखने को मिल रही है। वेरिएशन का मतलब वो डिफरेंसेस, वेरिएशन का मतलब अंतर, और ये रीजनल लेवल पे है। रीजनल का मतलब इलाके वाइज। इलाके वाइज हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी वेरिएशन थी। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए। ऐसे ठंडे पानी से मुंह धो लो, टक टका टक टक टका टक टक, नींद चली जाएगी। आप अंदर की बात समझो। जो अंदर की बात है ना, वो ये है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने बंदे थे, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवरक्राउड दिखाता है। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.1 थे, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का पिछड़ापन दिखाता है। तीसरा पॉइंट, टर्शरी सेक्टर में इतने बंदे काम करते थे। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देश का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो अनबैलेंस था और उसमें रीजनल वेरिएशन थी। क्यों? क्योंकि भाई कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है, कुछ ऐसे थे जहां पर एग्रीकल्चर कम है। तो एक तरीके से वेरिएशन हो गई, यहां बहुत कम है, यहां बहुत ज्यादा, बैलेंस नहीं है। भाई यहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों होनी चाहिए थी, यहां पर भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों होनी चाहिए थी। तो ऐसा अजीब अजीब सा हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि किसी के सर पे यहां बाल है, यहां नहीं है। आधे सर में बाल है, आधे सर में नहीं है, ऐसा हो गया। कई लोग देखे होंगे ऐसे भी होते हैं, तो बड़ा अजीब सा फील होता है, राइट। चलो जी फिर पढ़ लेते हैं। सर पेपर के अंदर आएगा तो हम करेंगे क्या? तुम ये करोगे जो मैं बता रहा हूं। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आता है। क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाट वाज द स्टेट,
स्टेट का मतलब हालात, कंडीशन। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। आप सीधा बोलोगे कि सर आधा तो याद ही हो गया, शायद तुम्हें आधा याद हो गया होगा, रिपीट कर रहा हूं भाई, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। तो नंबर 1 पे लिखोगे एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा मेन था। एंड अबाउट 72.7% ऑफ द वर्कफोर्स या वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे लोग एंगेज थे, एंगेज का मतलब बिजी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर क्राउडेड नजर आ रहा है। ओनली 10.1% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, फैक्ट्री होता है, इसके अंदर बहुत कम थे, राइट। विच शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इससे पता लगता है इंडियन इंडस्ट्री कितनी बैकवर्ड थी, बहुत ही कम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर थे, फैक्ट्री के अंदर थे। थर्ड, ओनली 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर इंगेज इन द सर्विस सेक्टर, सिर्फ 17.2% लोग सर्विस सेक्टर के अंदर थे। विच ऑल्सो प्रूव्ड स्लो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की ये भी स्लो ग्रोथ है, बहुत कम लोग थे यहां पर। भाई ऐसा होना चाहिए 30-35 एग्रीकल्चर में, 30-35 इंडस्ट्री के अंदर और 30 के आसपास सर्विस में, ऐसा हो तो बढ़िया है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन देयर वॉज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अनबैलेंस थी, ये सेक्टर एग्रीकल्चर में कुछ ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कम काम कर रहे हैं, राइट। तनिष वैगेनिया, हाँ तो लिखा है इट इंडिकेट रीजनल वेरिएशन, इससे इलाके वाइज डिफरेंसेस पता लगते हैं। कौन से डिफरेंस भाई, ये लिखा देयर वॉज राइज इन द एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इन पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। कहता है भाई पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में हाई एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स थी। एंड यानी बट ऑफ फॉल ऑफ दैट, यानी एग्रीकल्चर कम थी इन द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। उस टाइम प्रेसिडेंसी होती थी, स्टेट नहीं होते थे, तो इसलिए ये वाला वर्ड यूज किया है। ओके रिपोर्ट है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत आसान चावल क्वेश्चन बोलता हूं इसको मैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का नाम क्या है। एग्री, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, क्या नाम है सर्विस सेक्टर का एक और, कम ऑन। कुमारी वैभवी, टर्शरी, 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 जी हां टर्शरी सेक्टर इसका नाम था। आज भी टर्शरी सेक्टर ही बोलते हैं, 9वीं 10वीं के अंदर ये बात हो जाती है। खैर इस चैप्टर में दी हुई है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब हिमांशु, सक्षम, शुभम, सुमन, आयुष, उज्जवल, रुजल, युवराज, प्रसून और नैतिक मनी ने जल्दी आंसर दिया। देखो भाई तुम्हारा समय हो गया समाप्त क्लास का। मैंने आपको ये 3 सेक्टर पढ़ा दिए हैं, अब आपके 3 सेक्टर रह गए हैं। बताओ अभी पढ़ाऊं या अगली क्लास में। अभी पढ़ाऊंगा, अभी को करो थम्स अप, और नेक्स्ट क्लास अगर तुम चाहते हो तो करो थम्स डाउन। पोल चला दो पहले मुझे, वोटिंग टाइप पोल चलेगा और आपके हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसको कराने में कुल मिला के मेरे को 5-10 मिनट लगने हैं। एक और सेक्टर 30 सेकंड्स का पोल चला दिया। चलो कम ऑन एवरीवन, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया। देखते हैं भैया अभी के बारे में या बाद के बारे में। क्या कहती है पब्लिक, क्या कहते हैं हमारे कॉमर्शियंस, कॉमर्शियंस, एक ही बात है। लो जी मेरे दोस्तों, भैया ये जीत गए जो कह रहे हैं बाद में, बस 5% का फर्क है, फर्क इस फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में करा देंगे, 3 सेक्टर है। अगली क्लास में जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा उसके अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वेश्चन आंसर सोच रहा था मैं। अभी आपको अगर डीपीपी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे तो प्लीज अवॉइड करना। अगली क्लास में बाकी बचा हुआ कंटेंट होगा। हाँ बाकी बचा हुआ मस्त कंटेंट होने वाला था यार। हाँ
कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे बचे हुए टॉपिक्स। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं तो कह रहा हूं बड़ा मस्त टॉपिक होने वाला था उस्ताद। अरे क्या क्या है अगली क्लास के लिए? अगली क्लास के लिए बहुत कुछ था बाबा रे बाबा, लेकिन छोड़ो, अगली क्लास को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो हमारी 2 मिनट समरी भी यही है कि हमने वो सेक्टर्स कर लिए हैं, हमारे 3 सेक्टर रह गए हैं, अगली क्लास में कंप्लीट होंगे। और टॉप पे है आयुष, श्रेयांश, अंजू, सक्षम, अभिनव, उज्जवल, परी, दिशा, वृष्टि और आंचल पाठक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द लव दैट यू स्प्रेड विद अस, और बहुत बहुत प्यार कर रहे हो आप लोग, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लव यू एवरीवन। तुम्हारा कैप्टन ऐसे ही तुम्हारे साथ लगा रहेगा। ये तो तीसरी क्लास होगी कल शाम को सेम टाइम पर, जिसके अंदर हम ये चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लेंगे बढ़िया तरीके से। टेंशन नको बाबा रे, टेंशन नको। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। हाँ।